कल्पना को अपने सामने देखा तो गुस्सा तो बेहिसाब आया, लेकिन वह खून का घूंट पीकर रह गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे क्या हुआ आपको? पहचाना नहीं क्या मुझे? अपने बेटे को देखकर जरा भी खुशी नहीं हुई क्या? वैसे इतनी हैरान क्यों हैं आप? क्या आपको किसी और के आने का इंतजार था? कहीं दयाल काका का तो इंतजार नहीं कर रही थी आप? लेकिन वह तो नहीं आए, पर हाँ, बदले में उन्होंने मुझे भेज दिया आपके पास कि उनकी जगह मैं आपसे बात कर लूं। कल्पना को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वह चुपचाप खड़ी विक्रम को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का उससे मिलते वक्त इतना शांत क्यों है। उन्होंने तो सुना था कि वो उनसे बहुत नफरत करता है। विक्रम ने जब कल्पना को शांत खड़े देखा तो उसे एक तरफ हटा घर के अंदर घुस गया और जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने एक नजर उस पूरे घर पर दौड़ाई। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये घर औकात से ज्यादा ऊंची ख्वाहिशें रखने वाले आप जैसे गिरे हुए इंसान के लिए कुछ ज्यादा छोटा नहीं है। आपका तो दम घुट रहा होगा ना, यहाँ तड़प रही होंगी ना। क्या हुआ, कोई नया बकरा फंसा नहीं क्या? अब उम्र भी तो हो चली है ना, तो अब दूसरों के टुकड़ों पर पलने की तैयारी हो रही है। क्यों? कल्पना गुस्से से बोली। जुबान संभाल कर बात करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो नहीं बुलाया था। क्या इतनी भी तमीज नहीं है तुम में कि किसी के घर बुलाए बिना नहीं जाते? विक्रम अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करते हुए बोला, तमीज की बात आप ना ही करें तो बेहतर है। क्या हो गया? अगर मैं घर आ गया तो? मैंने भी तो आपको अपने घर नहीं बुलाया था। तब भी आप मुंह उठाकर आई थी ना मेरे घर, वो भी जिंदगी भर रहने के लिए। और तो और अब फिर बेशर्मों की तरह आरुषि के पीछे पीछे आ गई। बेशर्मी की भी हद होती है। अब अगर मैं एक बार आ भी गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा आप पर? इतनी ही साख वाली हैं तो क्यों भीख मांग रही है हमारे रुपयों की? कल्पना तिलमिला कर रह गई। विक्रम बोला, अब अगर खुद को जलील करवा लिया हो तो काम की बात करें। तो बताइए, अगर मैं आरुषि को आपके हवाले कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? कल्पना झूठे गुस्से में बोली, बेटी है वो मेरी, तुम उसका सौदा कर रहे हो मुझसे? विक्रम बोला, इतना ही प्यार था तो छोड़कर क्यों गई? आरुषि बेशक आपकी बेटी है, लेकिन भरोसा मुझ पर करती है। मुझे तो उससे कोई लगाव है ही नहीं। तो मैं आपको आपकी बेटी दे देता हूँ, लेकिन उसके हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वो आपको नहीं मिलेगी। आपके पति देव मुझे उसकी कस्टडी देकर गए हैं, तो जाहिर है कि आरुषि के बालिग होने तक उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल मैं करूंगा। आपका तो रिकॉर्ड ही खराब है। कानूनी लड़ाई लड़ेंगी तो आरुषि तो आपको मिलने से रही। इसलिए यही तय कर लेते हैं सौदे की बात। आप आरुषि को ले लीजिए और उसकी प्रॉपर्टी मैं ले लेता हूँ। कल्पना बौखला गई। तो उस बोझ को अपने साथ ले जाकर क्या करूंगी अगर उसकी प्रॉपर्टी ही मुझे नहीं मिलेगी तो? मुझे पैसा चाहिए, वो लड़की नहीं। विक्रम के चेहरे पर गुस्सा एकदम साफ दिखने लगा। वह सख्त लहजे में बोला, दिखा दिया ना अपना असली रंग। डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा घटिया हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, ना तो तुम्हें आरुषि मिलेगी और ना ही प्रॉपर्टी। जहां से आई हो वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। अब तक की तुम्हारी सारी गलती माफ करने को तैयार हूं, लेकिन अगर दोबारा फिर कुछ गलत करोगी तो फिर मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। कल्पना बोली, चली जाऊंगी, पर पहले आरुषि के हिस्से की प्रॉपर्टी मुझे दे दो। विक्रम बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? कल्पना बोली, तुम तो जानते ही हो कि पैसों के मामले में मैं किसी की सगी नहीं हूं। खामखा अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। विक्रम कुछ कहता कि उसके फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। विक्रम उठ खड़ा हुआ और वहां सिटिंग एरिया में रखे सामान को गुस्से में उठाकर फेंकने लगा। वह जोर से चिल्लाने लगा,
ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज मुझे मत मारिए। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं सब कुछ आपके नाम कर दूंगा, बस मुझे जान से मत मारिए। विक्रम ने एक और डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू उठा लिया और जबरदस्ती कल्पना के हाथ में पकड़ाकर अपनी बाजू पर वार कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, वरना ये औरत मुझे जान से मार देगी। विक्रम ने अपने हाथ और सिर पर भी हल्की सी चोट लगा ली। कल्पना यह सब देख बुरी तरह डर गई। वह समझ ही नहीं पाई कि अचानक से विक्रम को क्या हो गया, वह यह सब क्यों कर रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो कल्पना चौंक कर उस ओर देखने लगी कि इस वक्त यहाँ कौन आ गया। बाहर से दयाल काका की आवाज आई, विक्रम तुम घबराना नहीं, मैं आ गया हूँ। विक्रम उनकी आवाज सुन और जोर से चीखते हुए सामान गिराने लगा। काका बचाइए मुझे, ये औरत मुझे मार देना चाहती है। वह जल्दी से दरवाजे की ओर भागा और उसे खोल दिया। दयाल काका ने जब सामने विक्रम को घायल देखा तो भागकर उसके पास आ गए। कल्पना गुस्से से आगे बढ़ी और विक्रम की कॉलर पकड़ जैसे ही उसे अपने हाथ में लगे चाकू से धमकाने को हुई कि उसकी नजर दरवाजे से अंदर आते पुलिस वालों पर गई जो उसे ही देख रहे थे। कल्पना यह देख घबरा गई और चंद कदम पीछे हट गई, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। दयाल काका रोते हुए बोले, सच आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब। कल्पना जी ने आरुषि को पहले विक्रम को मारने की धमकी दी और आज इसे मारने की कोशिश भी की। वह तो वक्त रहते हम यहाँ पहुँच गए, वरना यह तो मेरे बच्चों को जान से ही मार देती। इंस्पेक्टर के इशारे पर वहाँ मौजूद एक लेडी कांस्टेबल आगे बढ़ी और विक्रम पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में कल्पना को गिरफ्तार कर लिया। वह चीखती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। विक्रम और दयाल काका मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। पुलिस के साथ दोनों थाने गए और कल्पना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की कि जब विक्रम कल्पना को समझाने उसके घर गया तो कल्पना ने उसे डराया, धमकाया कि वह आरुषि के हिस्से की जायदाद उसे दे दे, लेकिन जब विक्रम नहीं माना तो उस पर जानलेवा हमला किया। पुलिस स्टेशन से बाहर निकल विक्रम ने काका से पूछा, आरुषि कहाँ है? दयाल काका बोले, घर पर है। पहले तो पुलिस के सामने जाने से डर रही थी, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि कल्पना सच में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, तो फिर बेझिझक पुलिस को बता दिया कि कल्पना ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है और उसे ब्लैकमेल करना चाहा। उसका काम खत्म होने तक विविधा वहां आ गई थी, क्योंकि मैंने उसे पहले ही फोन कर दिया था कि वह पहले थाने आए और आरुषि को साथ ले जाए, तो उसने वैसे ही किया। विक्रम ने थोड़ी सुकून भरी सांस ली कि आरुषि ठीक है। दोनों अब हॉस्पिटल गए और विक्रम की ड्रेसिंग करवाने के बाद घर की ओर चल पड़े। काका ने गौर किया कि विक्रम एकदम शांत हो चला है। उसके चेहरे पर कई भाव उमड़ रहे थे। विक्रम को जितना खुश होना चाहिए था उतना वह लग नहीं रहा था। घर पहुंचने के बाद विक्रम ने एक नजर आरुषि और विविधा पर डाली, फिर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। आरुषि उसे चोटिल देख परेशान हो गई। वह विक्रम को रुकने का कहते हुए उठकर उसके पीछे जाने लगी कि पीछे से आते काका ने उसे रोक लिया। अभी तुम्हारे भाई थके हुए हैं, कल बात कर लेना, आरुषि बोली। लेकिन भाई को चोट कैसे लगी काका? क्या माँ ने भाई को चोट पहुंचाई? दयाल काका बोले, नहीं तो, वो तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था विक्रम का, अभी वो एकदम सही है। आरुषि काका के पास आई। आप सच कह रहे हैं ना? और क्या हुआ था माँ के यहाँ? अब कहाँ है वो? दयाल काका मुस्कुरा दिए। तुम अभी बच्ची हो बेटा, इन सब के बारे में इतना मत सोचो। तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारी माँ के अंदर अगर अब भी रत्ती भर की शर्म बाकी होगी तो वो दोबारा लौटकर नहीं आएगी, और अगर वह फिर भी लौटकर यहाँ आई तो उसका क्या हश्र होगा यह तो मैं भी नहीं जानता। आरुषि शांत सी अपनी बुक्स लेने कमरे में चली गई। विविधा जो अब तक चुप बैठी थी, आरुषि के कमरे में जाने के कैसे आई? वह ठीक तो है ना? काका ने उसकी नजरों में विक्रम के लिए फिक्र देखी तो मन ही मन खुश हो गए और उसे सब कह सुनाया।
विविधा हैरान सी बोली, विक्रम इतना शातिर होगा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन इस सब के लिए खुद को चोट पहुंचाना समझदारी तो नहीं है। दयाल काका बोले, कभी कभी बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए अच्छे लोगों को भी बुरा बनना पड़ता है। कहावत तो सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। विविधा बोली, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना उसे? दयाल काका बोले, अब वह सब मुझे नहीं पता। मैंने उससे पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। बस ड्रेसिंग करवा ले आया हूँ। और अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो खुद उसे जाकर पूछ लो ना। विविधा कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई। फिर विक्रम से मिलने और उसका हाल चाल लेने के लिए जैसे ही उठकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी कि तभी आरुषि आ गई। विविधा आरुषि को पढ़ाने में व्यस्त हो गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार विक्रम की ओर ही जा रहा था। विक्रम अपने कमरे में बैठा हुआ था। कल्पना को इतने वक्त बाद अपने सामने देख उसका खून खौल उठा था। अगर वह कुछ महीने पहले उसे मिली होती तो वह उसी पल उसे जान से मार देता। लेकिन अब हालात कुछ और थे। आरुषि के आने से बहुत कुछ बदल गया था। वह उसकी जिम्मेदारी है और उसे एक सुरक्षित भविष्य देना उसका फर्ज था। इंसान जब अकेला होता है तो अपने फैसले अपनी सहूलियत के हिसाब से लेता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी के साथ और लोगों की भी जिंदगी जुड़ जाती है तो फिर उसे सभी के हिसाब से सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है। विक्रम अपनी नजरों के सामने लगी माँ की तस्वीर को देख उनसे बातें करने लगा। आरुषि के माँ के साथ जो किया मैंने, वो जानने के बाद क्या वो मुझे समझेगी या फिर मुझसे नाराज होगी? क्योंकि कल्पना कैसी भी है तो उसकी माँ ही। काका कह रहे थे कि हो सकता है कल्पना को इससे सबक मिले और वह चुपचाप वापस लौट जाए। पर मुझे पता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। अब अगर उसने कुछ भी ऊटपटांग हरकत की तो मैं उसका जिंदगी भर जेल में रहने का इंतजाम कर दूंगा। विक्रम को अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा था कि वह उनकी गुनहगार को ज्यादा ढंग से सजा नहीं दे पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक भाई होने का फर्ज निभाने के चक्कर में वह एक बेटे होने का फर्ज निभाने से चूक रहा है? वह माँ को देखते हुए धीरे से बोला, आई एम सॉरी माँ। इतने में काका विक्रम के कमरे में आए और बोले, क्या बात है विक्रम, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन जेल में है। लेकिन मैं वो खुशी कहीं देख ही नहीं पा रहा तुम्हारे चेहरे पर। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा अब दूर हो गया है। विक्रम बोला, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ काका। मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता, पर वो आरुषि की माँ है और इस गलत फहमी में ना रहिए कि वो हमारी जिंदगी से जा चुकी है। दौलत का नशा इतनी जल्दी उसके दिमाग से नहीं उतरेगा। वह फिर कोशिश करेगी उसे पाने की। दयाल काका गंभीर हो गए। तो तुमने क्या सोचा है? मुझे लगता है कि तुम्हें संभल कर रहने की जरूरत है बेटा, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो उसके और उसकी मंजिल के बीच आ रहे हो। उसने धमकी भी तो दी थी आरुषि को तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। कहीं उसने सच में ऐसा कुछ किया तो? विक्रम बोला, करने दीजिए जो उसे करना है। मैं जीते जी तो उस औरत की परछाई अपनी बहन पर नहीं पड़ने दूंगा। मुझे फिक्र है तो बस आरुषि की। कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप आरुषि का ख्याल रखिएगा। उसे किसी भी कीमत पर कल्पना के हाथ में मत जाने दीजिएगा। अगर अपने बाद में किसी और पर भरोसा कर सकता हूँ तो वो आप ही हैं काका। काका बोले, भगवान ना करे कि कल को तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं जरूर आरुषि को संभाल लूंगा, लेकिन कब तक? 50 साल से भी ज्यादा उम्र हो चली है मेरी। कितने समय तक साथ निभा सकूंगा? विक्रम बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? काका बोले, वही जो मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूँ। एक और इंसान भी है जिसे आरुषि की बहुत परवाह है। विविधा आरुषि का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। विक्रम झुंझलाहट से बोला,
हो क्या गया है आपको? वो भला क्यों मेरी बहन का ख्याल रखेगी? उसकी अपनी भी तो जिंदगी है और एक रोज उसकी भी तो शादी हो जाएगी, तो जाना तो होगा। दयाल काका बोले, तो इसका भी हल है ना? क्या? कोई और विविधा से शादी करे उससे पहले तुम ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? विक्रम नाराज हो गया। आपकी सारी बातें सिर्फ शादी पर ही आ रुकती हैं। कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं नहीं करना चाहता शादी। पहले मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा था, लेकिन आरुषि के आने के बाद मैं बेटे और भाई में बंट गया। भाई होने का फर्ज निभाने के चक्कर में मैं आज शायद बेटे होने का फर्ज निभाने से चूक गया। कल को आपके कहने पर मैं अगर शादी कर लेता हूँ तो फिर पति भी बनना पड़ेगा, और क्या पता पति होने का फर्ज निभाने के चक्कर में मैं भाई होने का फर्ज निभाने से चूक जाऊं तो? और विविधा से शादी करने के लिए एक बार को मैं मान भी लूं तो क्या होगा? विविधा तो नहीं मानेगी। हम दोनों बिल्कुल अलग हैं काका। इन रिश्तों में कहीं उलझ कर ही ना रह जाऊं मैं। काका बोले, वो क्यों मना करेगी भला? एक बार बात कर देखूं क्या उससे? क्योंकि मुझे तो लगता है कि वह तुम्हें पसंद करती है। फिक्र कर रही थी तुम्हारी चोटें देखकर। विक्रम बोला, अच्छा, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं आप जाकर अपना काम कीजिए और मुझे कुछ वक्त अकेला रहने दीजिए। काका अब चुपचाप कमरे से बाहर चले गए, क्योंकि अपना काम तो वो खत्म कर ही चुके थे। विक्रम के कानों में विविधा के दिल का हाल सुनाकर कल्पना जेल में गुस्से में घूम रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से वहाँ के इंचार्ज से एक फोन कॉल करने की परमिशन ली और अजीत को कॉल करके सब कह सुनाया। अजीत यह सुनकर हंसने लगा। कल्पना तिलमिला कर रह गई। तुम हंस रहे हो मुझ पर? अजीत बोला, तो और क्या करूं? तुम्हें मना किया था मैंने कि विक्रम से दूर रहो, लेकिन तुम्हें खुद पर बहुत गुरूर था। सोचा कि आज तक जैसे सभी को बेवकूफ बनाते आई हो, वैसे ही इसे भी बना लोगी। पर इतना तो याद रखना चाहिए था कि जिस तरह हम दूसरे के साथ छल करते हैं, क्या पता कल को किसी ऐसे पर हाथ डाल दें जो तुमसे भी ज्यादा सनकी और ताकतवर निकले। अब ऐसों को छेड़ोगी तो जमीन दोज होना तो बनता है ना। वो कहते हैं ना कि किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार भी करना चाहिए। कल्पना बोली, तुम्हारे भाषण सुनने के लिए फोन नहीं किया था मैंने। अभी कुछ नहीं सुनना मुझे, बस कैसे भी करके निकालो मुझे यहाँ से प्लीज। अजीत बोला, अब जो भी होगा परसों होगा, क्योंकि कल रविवार है तो कोर्ट बंद होगा। तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर तो अब परसों ही मिलेंगे। फिलहाल मैं बात करता हूँ किसी अच्छे लॉयर से। विविधा की बेचैनी दयाल काका अच्छे से समझ रहे थे और मन ही मन खुश भी हो रहे थे। विविधा का ध्यान बार बार विक्रम पर जा रहा था कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचा ली खुद को। कुछ बोला भी नहीं और चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया। कहीं ज्यादा दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा उसे। बात कैसे करूं उस अकड़ की दुकान से? विविधा ने कुछ सोचा और आरुषि को उसके कमरे में ले गई और वहीं बैठकर मैथ का एक चैप्टर सॉल्व करने को बोल दिया, जिसमें आरुषि को टाइम लगे। आरुषि, तुम ये करो, मैं थोड़ा घूम लेती हूँ टेरेस पर जाकर। तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, आती हूँ थोड़ी देर में। विविधा कमरे से बाहर निकल कर आई और चारों ओर नजरें दौड़ाई कि काका कहीं आसपास तो नहीं है। जब उसने रास्ता साफ देखा तो खुश होती हुई चुपके से सीढ़ियों की तरफ बढ़ चली कि तभी बाहर से आते काका ने पीछे से पुकारा, कहाँ जा रही हो बिटिया? विविधा खुद को जो रंगे हाथ पकड़े जाने पर शर्मिंदगी से भर गई और आंखें बंद कर धीरे से बड़बड़ाई, हे भगवान, काका पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ऐसे चोरों की तरह मैं पता नहीं कहाँ जा रही थी। वह अब काका की तरफ बढ़ी और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, वो मैं तो बस ऐसे ही हवा खाने जा रही थी टेरेस पर। काका जो पहले ही सब समझ चुके थे, शरारत से बोले, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, तुम ऐसे क्यों हड़बड़ा गई? विविधा बोली, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दयाल काका सोचने का नाटक करते हुए बोले,
तुम ऊपर जा रही हो तो मेरा एक काम करना, मैं तुम्हें दूध दे देता हूँ, तुम वह विक्रम को दे देना। विविधा यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो अब उसके पास विक्रम से मिलने का बहाना भी था। लेकिन काका को दिखाने के लिए उसने मुंह बनाया, मैं क्यों जाऊं उसे दूध देने? एक तो वैसे ही अकड़ की दुकान बना घूमता फिरता है, मैं जाऊंगी तो भाव खाएगा। दयाल काका बोले, ठीक है, फिर मैं ही दे आता हूँ। विविधा अपना प्लान खराब होते देख जल्दी से बोली, अच्छा लाइए, मैं देती जाऊंगी, आप कहाँ परेशान होंगे। काका किचन में दूध लेने जाने लगे कि विविधा ने रोका। काका सुनिए। काका ने मुड़कर उसकी ओर देखा। हाँ, विविधा बोली, दूध में थोड़ी हल्दी भी डाल दीजिएगा, विक्रम को चोट लगी है ना, तो हल्दी वाला दूध फायदा करेगा उसे। काका यह सुन जोर से हंस पड़े, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा फिक्र है विक्रम की, जो ख्याल मुझे नहीं आया वो तुम्हें आ गया। अब इस फिक्र को मैं क्या समझूं? विविधा मचलते हुए बोली, काका आप भी ना एक भी मौका नहीं छोड़ते, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। काका हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोले, अच्छा अब छोटे बच्चों की तरह बिगड़ो मत, ला रहा हूँ दूध, वो भी हल्दी डालकर। विविधा इस बार खुद ही हंस पड़ी। अच्छा ही हुआ जो आपने शादी नहीं की, वरना काकी तो बेचारी कितनी ज्यादा परेशान हो जाती। काका हंसते हुए किचन में चले गए और हल्दी वाला दूध लाकर विविधा को दे दिया। विविधा विक्रम के कमरे की ओर चल पड़ी और सोचने लगी, ये सही है, विक्रम अगर कुछ कहेगा तो कह दूंगी कि काका के कहने पर मैं ये हल्दी वाला दूध उसे देने आई थी, वरना वह सोचेगा कि पता नहीं मैं क्यों उसके आगे पीछे घूम रही हूँ। वैसे मुझे भी क्यों इतनी फिक्र हो रही है उस ड्रैकुला की, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है शायद। विविधा विक्रम के कमरे के दरवाजे के सामने आई और एक गहरी सांस ले उसने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। विक्रम ने कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। विविधा ने 2 बार और दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। विविधा ने अब धीरे से दरवाजा खोला और सामने देखा तो विक्रम को खिड़की के पास खड़े किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। काका की कही बातों ने उसे उलझन में डाल दिया था कि क्या सच में विविधा के दिल में उसके लिए कुछ है, क्या सच में उसे मेरी चोट की परवाह है, या फिर काका मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। विक्रम इसी उधेड़ बुन में अपने हाथ की एक उंगली के नाखून को चबाने लगा। विविधा को अच्छे से पता था कि नाखून चबाना एक बुरी आदत है और लोगों की इस आदत से उसे चिढ़ भी थी, लेकिन आज विक्रम को ऐसे करते देख विविधा को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे तो विक्रम बड़ा ही मासूम लग रहा था इस वक्त। विविधा दरवाजे पर खड़ी विक्रम को नाखून चबाते हुए देख रही थी। उसका मन तो किया कि विक्रम के पास जाकर खड़ी हो जाए और उसे इत्मीनान से देखे। विक्रम खिड़की के पास खड़ा खुद में ही उलझा हुआ था और उसकी उलझन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे वह उसे बड़े ही मासूम बना रहे थे। बाहर चल रही हवा के झोंके कभी कभी उसके बालों को छेड़कर पास से गुजर जाते थे। उसे देखती हुई विविधा तो भूल ही गई थी कि वह यहाँ क्यों आई थी। वह बस मुस्कुराते हुए विक्रम को देखने लगी, जैसे उसे हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती हो। फिर पता नहीं कब उसे यह शांत मासूम सा विक्रम देखने को मिलेगा। विक्रम ने अब तक 4 उंगलियों के नाखून चबाकर तोड़ डाले थे। वह अगली उंगली का नाखून चबा रहा था। एकदम से उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है जिसकी नजर उस पर टिकी हुई है। उसने नजरें घुमाकर दरवाजे की ओर देखा तो हाथ में हल्दी वाले दूध का ग्लास ले विविधा को खड़ा पाया, जो अब पलक उसे ही देखी जा रही थी। विक्रम ने उसे जब खुद को देखते हुए पाया तो सोचने लगा कि यह मुझे इस तरह क्यों देख रही है। अगले ही पल उसे याद आया कि वह बच्चों की तरह नाखून जो चबा रहा था, पक्का उसे डांटने का सोच रही होगी। बस इसका भाषण ना शुरू हो जाए, क्योंकि फिलहाल मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है विविधा के भाषण सुनने या बहस करने का।
पता नहीं ये कब एंट्री मार देती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। कुछ पलों के बाद विक्रम ने नोटिस किया कि विविधा अभी तक खामोश सी उसे देखे जा रही है। तो सोचने लगा कि इसे यहाँ से भगाना होगा, वरना ऐसे घूर घूर कर मुझे पता नहीं और कितना असहज महसूस कराएगी ये लड़की। विक्रम ने एक तरकीब सोची। वह खिड़की से पीछे हटा और उसे इग्नोर करते हुए अपने कमरे में एक तरफ बने हुए छोटे से बार की तरफ आ गया। वहां बैठ एक शराब की बोतल उठा उसे खोलने लगा। अगले कुछ पलों में उसने अपना पैक बनाया और जैसे ही उसे मुंह से लगाने को हुआ कि महसूस किया कि विविधा अब भी उसे ही देख रही है। विक्रम ने तो सोचा था कि वह उसे शराब पीते देख वहां से गुस्से में चली जाएगी या फिर उसे घूरना बंद कर लड़ना शुरू कर देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विक्रम नाराज सा उठ खड़ा हुआ और पैक वापस रख विविधा के सामने आ पहुंचा। विक्रम उसे डांटने लगा, क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? कभी पहले देखा नहीं मुझे? बंद करो अब। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे कितना अजीब लग रहा है इस वक्त? शर्म नहीं आती तुम्हें ये हरकत करते हुए? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अगर मैं तुम्हें इस तरह घूरूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? विविधा अब भी उसे ही देख रही थी। उसे बस इतना पता था कि विक्रम उसके सामने खड़े कुछ कहे जा रहा है, लेकिन क्या ये उसे भला कैसे सुनाई देता जब पहले ही कानों में वायलिन पर कोई रोमांटिक सी धुन बज रही हो। विक्रम हैरान परेशान सा उसे देखने लगा कि इस लड़की का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। मैं इसे डांट रहा हूँ और ये अब भी मुझे घूर रही है। आरुषि को एक सवाल में दिक्कत हुई। उसने सोचा कि वह टेरेस पर चली जाती है और मैम से वहीं अपना डाउट पूछ लेगी। वह बुक लेकर अपने कमरे से बाहर निकल सीढ़ियों की तरफ बढ़ी कि उसे सिटिंग एरिया में काका परेशान से इधर उधर घूमते हुए दिखे। वह वापस लौटकर उनके सामने जा खड़ी हुई। दयाल काका ने अपने सामने हाथ में बुक लिए आरुषि को खड़े हुए देखा तो बोले, तुम कहाँ जा रही हो? आरुषि बोली, ऊपर टेरेस पर मैम से एक सवाल पूछना था। काका बोले, वहां मत जाना क्योंकि विविधा ड्रैकुला के कमरे में गई है उसे हल्दी वाला दूध देने। आरुषि हंस पड़ी। अच्छा, यह तो खुशी की बात है कि दोनों कुछ देर साथ बैठेंगे। दयाल काका बोले, हाँ बात तो है। आरुषि बोली, लेकिन आप परेशान क्यों लग रहे हैं? दयाल काका बोले, परेशानी वाली बात तो है ही ना, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं विविधा को कमरे में गए, लेकिन कोई आवाज ही नहीं आ रही। कहीं दोनों ने एक दूसरे का खून तो नहीं कर दिया? आरुषि यह सुनकर हंसने लगी। कुछ भी बोलते हो आप। काका हंस दिए। तुम यही मेरे पास ही बैठकर पढ़ लो, उन दोनों को डिस्टर्ब मत करो। कभी कभी तो दोनों शांत होते हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 20। विक्रम ने विविधा के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया। कहाँ खो गई? कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा क्या? विविधा एकदम से होश में आई और विक्रम को नाराज सा अपने सामने देखा। कहीं भी तो नहीं। विक्रम बोला, खोई हुई तो थी, और मुझे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही थी तुम इतनी देर से? पहली बार देखा है क्या तुमने मुझे? विविधा बड़बड़ाने लगी, ये क्या किया तूने विविधा? इतनी भी क्या देख रही थी इसे? पकड़ लिया ना रंगे हाथों, पर मैं भी क्या करती? लग भी तो इतना मासूम रहा था। मासूम? ड्रैकुला 2.0 कब से मासूम लगने लगा? कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं जानता ना? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इंसान ड्रैकुला है वही क्यूट भी है? विक्रम अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो सोचने लगा। ये फिर मुझे घूरने लगी और खुद से ही बात कर रही है। वह इस बार थोड़ा सख्त लहजे में बोला, अब दोबारा मुझे किस खुशी में घूरा जा रहा है? विविधा बोली, कौन? मैं? नहीं, मैं तो मैं तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। हो सकता है कि मेरी नजर तुम्हारी तरफ चली गई हो और तुम्हें लगा हो कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन
विक्रम उसे शक भरी नजरों से देखने लगा। सच में कहीं खून करने का तो इरादा नहीं है ना मेरा? विविधा एक बार फिर बड़बड़ाई। यह बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। कभी कभी इतने प्यारे लगते हो कि धड़कनें इतनी तेज होने लगती हैं कि बस पूछो मत। लगता है कि दिल कभी भी धड़कना बंद कर देगा। विक्रम सोचने लगा कि ये लड़की बार बार किस सोच में पड़ जाती है। कहीं दयाल काका की बात सच तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके दिल में मेरे लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी कहाँ काका की बातों में आ गया। वह कह तो रही है कि सोच रही है कुछ। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विविधा इधर उधर देखने लगी। मैं टेरेस पर जा रही थी तो काका ने कहा कि तुम्हारे लिए दूध का गिलास देती जाऊं। विक्रम ने वह गिलास ले लिया। ठीक है, थैंक यू। विविधा विक्रम की चोटों की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। काका ने बताया कि तुमने कल्पना को कैसे फंसाया, लेकिन क्या इस सब के लिए खुद को चोट पहुंचाना सही था? देखो तो कितनी चोट लगी है तुम्हें। विक्रम बोला, उस औरत ने मुझे जो जिंदगी भर के जख्म दिए हैं उनके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। विविधा थोड़ा आगे बढ़ विक्रम के पास जा खड़ी हुई और उसके सिर पर लगी बैंडेज को देखने लगी। उससे अब और नहीं रहा गया और अपना हाथ बढ़ा विक्रम के सिर पर लगी बैंडेज को छूना चाहा। विक्रम ने जब विविधा को ऐसे करते हुए देखा तो दिल एक बार को तो जैसे धड़कना बंद हो गया हो और इधर उधर देख खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगा। वह शांत खड़ा रहा। शायद उसे कोई आपत्ति नहीं थी विविधा के खुद की चोट को छूने पर, लेकिन हाँ, विविधा की जगह कोई और होता तो वह अभी भी उसे इजाजत नहीं देता। विविधा हिचकिचा कर रुक गई कि पता नहीं विक्रम क्या सोचेगा, लेकिन जब उसने विक्रम को शांत खड़े देखा तो सोचा कि शायद उसे कोई आपत्ति नहीं है, पर फिर भी पूछ लेना ही सही रहेगा। वह हिचकिचाते हुए बोली, क्या मैं तुम्हारी चोट को छू सकती हूँ? विक्रम ने अपने हाथ में लगा ग्लास एक तरफ रखते हुए बोला, मिट्टी का नहीं हूँ कि तुम्हारे छूने से टूट जाऊंगा। विविधा ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया कि विक्रम ने अपने हाथ पीछे बांध विविधा की उंगलियों से होने वाली छुअन के एहसास के आभास से ही अपनी मुट्ठी कस ली। विविधा ने बड़े ही आहिस्ते से उसके सिर की बैंडेज पर अपनी उंगलियां रखी। विक्रम खुद को सहज दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। विविधा बोली, कितनी ज्यादा लगी है तुम्हें तो? उसने अब विक्रम के हाथ और बाजू पर लगी चोटें देखने के लिए उसके हाथों को इस डर से आहिस्ते से थामा कि कहीं उसे दर्द न हो जाए। विक्रम ने जब उसे खुद को ऐसे ट्रीट करते हुए देखा तो दूसरी तरफ चेहरा कर मुस्कुराने लगा। विविधा ने विक्रम की शर्ट पर लगे खून के कुछ छोटे धब्बों की तरफ देखा तो मायूसी से बोली, दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? विक्रम बोला, नहीं, बस थोड़ा ही दुख रहा है। विविधा नाराज हो बोली, दुखेगा ही ना? यह भी भला कोई तरीका होता है खुद को चोट पहुंचाने का? क्या जरूरत थी इस सब की? और अगर जरूरत थी भी तो थोड़ा बहुत ही चोट लगा लेते। विक्रम हल्के से हंसा, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? विविधा हड़बड़ा गई, इस सवाल का क्या मतलब है? विक्रम बोला, मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ, जवाब दो। विविधा ने एक पल को विक्रम को देखा, फिर बोली, नहीं। विक्रम बोला, तो क्या किसी से नफरत की है? नहीं। विक्रम बोला, फिर तुम नहीं समझोगी। या प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ओर जहाँ किसी से प्यार में डूबा इंसान सामने वाले की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, वहीं दूसरी ओर जब एक इंसान किसी से बेइंतहा नफरत करता है तो उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसे खुद की जान ही क्यों न देनी पड़े। कुछ लोग प्यार हो या नफरत बड़ी शिद्दत से निभाते हैं और मैं उन्हीं में से एक हूँ। कल्पना से मैं बेहद नफरत करता हूँ और उसे सजा दिलवाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं वो भी दे दूंगा। विविधा ये सुन थोड़ा डर गई
वह चुपचाप वहां से जाने को हुई कि रुक गई और मुड़कर विक्रम की ओर देखा। मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। विक्रम बोला, नहीं, कुछ नहीं है। ज्यादा झूठ मत बोलो। मैंने इतनी बार दरवाजा नॉक किया, तुमने सुना क्यों नहीं? और खिड़की के पास खड़े हो छोटे बच्चों की तरह अपने नाखून क्यों चबा रहे थे? वो तो बस ऐसे ही। ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ। वो वहां से जाने लगी कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। विविधा ने मुड़कर विक्रम के हाथ की तरफ देखा तो विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से विविधा का हाथ छोड़ दिया और वापस खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। मैं बस यही सोच रहा था कि जब कल को कल्पना जेल से बाहर आएगी और उसने सच में मुझे मारने की कोशिश की, जिसमें अगर वह सफल हो गई तो मेरे बाद आरुषि का क्या होगा? काका भी तो बहुत ज्यादा वक्त तक उसके साथ नहीं रह सकते। विविधा आगे बढ़ विक्रम के पास आ खड़ी हुई। फिर क्या सोचा है तुमने? विक्रम बोला, काका का कहना है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए ताकि मेरी बीवी मेरे बाद आरुषि का ख्याल रख सके। विविधा ने विक्रम की शादी की बात सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन नाराजगी छुपाने की कोशिश करते हुए बोले, क्या कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? विक्रम खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? विविधा चौंकी। किस बारे में? विक्रम ने विविधा की तरफ चेहरा घुमाया और उसे देखने लगा। विविधा उसकी तरफ प्रश्नात्मक नजरों से देख रही थी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बोला, शादी करोगे मुझसे? यह सुनना ही था कि विविधा के तो होश ही उड़ गए। चेहरा सुर्ख लाल हो गया और धड़कन बहुत तेज हो गई। उसने तो सोचा भी नहीं था कि विक्रम कभी उससे यह बात कहेगा, और वह भी इतनी सहजता से। विक्रम ने विविधा से कह तो दिया था, लेकिन वह कितना ज्यादा नर्वस था इस वक्त, यह सिर्फ वही जानता था। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। विविधा हैरान परेशान से विक्रम को देखने लगी। उसके हिसाब से तो वो एकदम शांत खड़ा था, पर वह उसके दिल में मची हलचल को भला कहाँ जानती थी। उसके चेहरे पर कोई भाव न देख विविधा सोचने लगी कि विक्रम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ उसकी सांसें अटकी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल निकलकर बाहर ना आ जाए, और यह है कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी बड़ी बात इसने इतनी आसानी से कैसे कह दी? विक्रम विविधा को चुप देख एक बार फिर हिम्मत कर बोला, शायद तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने पूछा कि तुम शादी करोगी मुझसे। विविधा का दिमाग तो सुन्न पड़ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो एक पल को अपना सिर हाँ में हिलाने की कोशिश करती तो कभी ना करने की कोशिश करती। विक्रम की खुद पर जमी नजरें उसे बेचैन कर रही थी। वह अचानक से कहीं विक्रम की इस बात पर कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रही। वह अब खिड़की की तरफ मुंह कर खड़ी हो खुद को विक्रम की नजरों से बचाने की कोशिश करने लगी। वह सोचने लगी कि शायद विक्रम उससे मजाक कर रहा है, क्योंकि आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इसे मुझ में कोई इंटरेस्ट है। इसे कुछ अंदाजा भी है या कितनी बड़ी बात कह रहा है मुझसे। इसके चेहरे पर कोई फीलिंग भी नहीं दिखाई दे रही, और ऐसे कोई भला एकदम से प्रपोज करता है क्या? क्या करूं? हाँ कह दूं क्या ड्रैकुला को? और अगर ये मजाक कर रहा होगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। ऐसा करती हूँ कि पहले ना करती हूँ, फिर इसके रिएक्शन देखूंगी। अगर लगा कि ये सही कह रहा है तो फिर सोचूंगी। विक्रम ने उसे जब इस बार भी चुप देखा तो सोचने लगा, अगर इसके दिल में कुछ होता तो अब तक तो हाँ कह देती, इतनी देर नहीं लगाती। शायद मैंने इसे शादी के लिए बोलकर गलती कर दी। मैंने सीधे सीधे सवाल पूछा है और अपनी सिचुएशन भी बता दी है। फिर इतना टाइम क्यों ले रही है? हाँ कहना है तो हाँ कहे, वरना ना कह के बात खत्म कर दे। विक्रम ने आगे बढ़ विविधा का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर घुमा लिया और बोला, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। विविधा अब हंसने लगी।
सुनाई भी दे रहा है और समझ भी आ रहा है। तुम मजाक कर रहे हो ना? विक्रम यह बात सुनकर चौंका। वह जैसे ही कहने को हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा कि विविधा बोल पड़ी। मतलब मैंने तुमसे पूछा कि कोई लड़की पसंद की है क्या, तो तुमने मुझे ही टारगेट बना लिया। हम दोनों की तो ढंग से दोस्ती भी नहीं हुई है। तुम्हारा और मेरा नेचर भी अलग है और सोच भी। तो ये तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? ये मजाक ही तो था। विविधा विक्रम को इस उम्मीद से देखने लगी कि वह बस एक बार कह दे कि यह मजाक नहीं था, सच था। विक्रम का दिमाग विविधा की इस बात को सुनकर खराब हो गया। वह सोचने लगा कि इस लड़की को उसका प्रपोजल मजाक लग रहा है। आज से पहले कभी मजाक किया है क्या मैंने इसके साथ, जो इतनी बड़ी बात मजाक लग रही है? मैं ही बेवकूफ हूँ। इसके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं। खामखा काका ने मेरा दिमाग भी खराब कर दिया और मैंने इतनी बड़ी बात इसे बोल दी। उसने विविधा की ओर देखा और उससे अपनी नाराजगी छुपाते हुए बोला, हाँ, मजाक कर रहा था। यह सुनते ही विविधा का तो जैसे दिल ही टूट गया। वह गुस्से से सोचने लगी कि ये अकड़ू अगर एक बार को कह देता कि ये मजाक नहीं सच था, तो क्या चला जाता है इसका। इसकी मजाक के चक्कर में तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मेरे जैसी लड़की क्यों चाहिए होगी इसे? इस ड्रैकुला को तो अपने जैसी लड़कियां ही पसंद आएंगी। मैं भी वैसे कौन सा मरी जा रही हूँ इसके लिए। इससे भी अच्छे रिश्ते मिलेंगे मुझे। समझता क्या है खुद को? सड़ू, महिषासुर, राक्षस कहीं का। विक्रम ने आखिरी बार ट्राई करने का सोचा। वैसे अगर ये बात मैंने तुमसे मजाक में नहीं सच में पूछी होती तो क्या जवाब रहता तुम्हारा? विविधा अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, ना कर देती, क्योंकि तुम राक्षस जो ठहरे। विक्रम अब अपनी नाराजगी को और न छिपा सका और गुस्से से बोला, अच्छा, मैं राक्षस हूँ तो फिर तुम क्या हो? कहीं की राजकुमारी हो जिसे अपना सपनों का राजकुमार मिलेगा, जो अपने सफेद घोड़े पर बैठकर तुम्हें लेने आएगा? तुम होती कौन हो मुझे ना कहने वाली? आज भी इस विक्रम चौहान का इतना रुतबा है कि वो किसी लड़की को इशारा भी कर देना तो वो उससे शादी करने को तैयार हो जाएगी, और तुम मुझे मना करोगी? विविधा अपनी कमर पर दोनों हाथ रख विक्रम को चिढ़ाते हुए बोली, अरे रे रे रे, बेचारी को बुरा लग गया। नाक थोड़ी छोटी हो गई क्योंकि मैंने मना कर दिया। बहुत बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें रिजेक्ट होने के बाद। अब लंगूर को अंगूर की इच्छा होगी तो दिल तो टूटेगा ही। विक्रम और भड़क गया। अपने आप को कुछ ज्यादा ही हूर की परी नहीं समझती हो तुम? ऊपर वाले ने थोड़ी ठीक ठाक शक्ल क्या दे दी, तुम तो घमंड में आ गई। विविधा बोली, क्यों ना करो घमंड, और तुम भी हर वक्त अकड़ में घूमते रहते हो। कभी किसी से सीधे मुंह बात भी की है तुमने काका को छोड़कर? विक्रम बोला, हाँ, नहीं की है और ना ही कभी करूंगा। मैं ऐसा ही हूँ और हमेशा ऐसा ही रहूंगा। जिसे बात करनी है करे और जिसे नहीं करनी वो ना करे। दरवाजा उधर सामने है, जिसे जाना है जा सकता है, क्योंकि मैं चिकनी चुपड़ी बातों में वक्त जाया नहीं करता, सीधे काम की बात करता हूँ। विविधा गुस्से से उसे देखने लगी। तुम बहुत ही बदतमीज हो। विक्रम यह सुन मुस्कुरा दिया, जानता हूँ। और कुछ? विविधा बोली, मन तो करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं अपने इन हाथों से। विक्रम 2 कदम आगे बढ़ उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। तो देर किस बात की है? विविधा बोली, मुझे तो तरस आता है उस लड़की पर जिसकी तुमसे शादी होगी। बेचारी जिंदगी भर पत्थर से सिर फोड़ेगी। विक्रम बोला, और तुम्हारी जिस लड़के से शादी होगी ना, वो तो जिंदगी भर तुम्हारे ऑर्डर ही फॉलो करता रह जाएगा। विविधा बोली, तुम्हें मेरे होने वाले पति की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें भी मेरी होने वाली बीवी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। विविधा और विक्रम कुछ देर तक एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहे, फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हो गए। अगले ही पल विक्रम का फोन बज उठा। वह कॉल रिसीव कर बात करने में बिजी हो गया। विविधा ने पीछे मुड़ उसकी तरफ देखा तो विक्रम की पीठ उसकी तरफ थी। विविधा उसे जीभ निकाल चिढ़ाने लगी, कसम से कभी कभी तो ऐसी मिचमिची आती है मुझे कि इसे जी भर के पीटूं।
टेबल के ऊपर खड़ा होने की पनिशमेंट दे दूं और साथ ही इसके ही ऑफिस में इसके पूरे स्टाफ के सामने इसे मुर्गा बनाऊं। कितना ज्यादा मजा आएगा ना। विविधा ने ये सब बातें इतनी तेज आवाज में कही कि विक्रम ने सब सुन लिया। उसने पलटकर गुस्से से उसे देखा तो विविधा जल्दी से वहां से भाग गई। विक्रम खून का घूंट पीकर रह गया। विविधा उसके कमरे से निकल सीढ़ियों से नीचे उतरकर आने लगी। पता नहीं क्या समझता है खुद को, सीधे मुंह बात ही नहीं करता और मजाक में भला ऐसे कौन शादी के लिए पूछता है। दयाल काका और आरुषि उसे बड़बड़ाते हुए देख सोच में पड़ गए कि लगता है इनकी फिर से लड़ाई हो गई। दयाल काका ने अपना सिर पकड़ लिया। पता नहीं यह कब प्यार से बात करेंगे। लगता है मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। विविधा आरुषि के पास आई। सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। चलो कमरे में चलकर पढ़ाई करते हैं। आरुषि उठकर विविधा के साथ चली गई। विक्रम ने बात करके फोन रख दिया और सोफे पर बैठ गया। विविधा से बहस के बाद उसका मूड काफी खराब हो गया था, या कहें कि उसका रिजेक्शन सुनकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वह विविधा से हाँ की उम्मीद करता था। उसने सामने टेबल पर रखा वास उठाकर गुस्से में एक और फेंक दिया। दयाल काका अपने कमरे में आए और ब्रजेश जी को फोन किया। ब्रजेश जी ने जब दयाल काका की कॉल देखी तो खुश हो गए। उन्होंने जल्दी से कॉल रिसीव की। दयाल काका बोले, भाई साहब, लगता है किसी बात की नाराजगी है आपको हमसे। ब्रजेश जी बोले, नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। तो फिर कब आ रहे हैं आप हमारे घर? ब्रजेश जी बोले, बस थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं इन दिनों, फ्री होते ही आ जाऊंगा। दयाल काका बोले, अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना ही पड़ता है। अब देखिए ना, उस रोज भले ही हमारी मुलाकात अनजाने में हुई थी, पर आपको खातिरदारी का पूरा मौका दिया था मैंने, जिसका आपने भरपूर फायदा उठाया। इस बार अब मुझे भी मौका दीजिए ना। ब्रजेश जी बोले, ठीक है, मैं आता हूँ किसी दिन। किसी दिन क्यों? अभी क्यों नहीं? कल तो रविवार है ना, आपकी दुकान बंद होगी। ब्रजेश जी बोले, हाँ वह तो है, लेकिन कल पूरे परिवार के साथ मंदिर जाने का प्रोग्राम बना है, तो प्लान नहीं बदल सकता। दयाल काका बोले, तो प्लान चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सुबह मंदिर हो आइए, फिर शाम को मेरे यहाँ आ जाइए। खूब सारी बातें करेंगे, फिर रात का खाना खाने के बाद ही जाइएगा। ब्रजेश जी बोले, फिर कभी देखते हैं ना। दयाल काका बोले, आप संकोच करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। ब्रजेश जी सोचकर बोले, अच्छा ठीक है, फिर मैं कल ही आता हूँ। दयाल काका बोले, देख लीजिए, कल मतलब कल। अगर शाम 6 बजे तक आप यहाँ नहीं आए तो मैं खुद आपको लेने बाहर आ जाऊंगा। ब्रजेश जी हंस दिए, नहीं, आपको कष्ट नहीं दूंगा, कल पक्का आ जाऊंगा। दयाल काका बोले, वैसे कौन से मंदिर जा रहे हैं आप? ब्रजेश जी बोले, वो बाजार के दूसरी साइड देवी माँ का मंदिर है ना, वहीं पूरे परिवार के साथ जा रहा हूँ। दयाल काका कुछ सोचकर खुश हो गए। जी ठीक है, कल शाम इंतजार करूंगा मैं आपका। बिल्कुल भाई साहब। दोनों ने कॉल कट कर दी। दयाल काका बिस्तर पर बैठ गए और सोचने लगे कि अब उन्हें ही इन दोनों बच्चों की शादी करवानी होगी। हीरो हीरोइन की हर बार लव मैरिज ही हो, यह कोई जरूरी थोड़े है। कभी कभी अरेंज मैरिज करवाना भी तो बनता है। दयाल काका उठ खड़े हुए और जैसे ही बाहर जाने को हुए कि सामने दरवाजे पर विक्रम खड़ा, जो नाराज सा उन्हें देख रहा था। काका उसे देख सोच में पड़ गए कि कहीं इसने मेरी कही बातें सुन तो नहीं ली। विक्रम नाराज सा कमरे के अंदर आया और दयाल काका को बताने को हुआ कि अभी अभी कुछ वक्त पहले उसके कमरे में क्या हुआ था कि चुप हो गया। उसने सोचा कि अगर उसने दयाल काका को सब कुछ बता दिया कि उसने विविधा से शादी के लिए पूछा था, तो वह तो पागल हो जाएंगे और मेरा जीना हराम कर देंगे कि मेरे दिल में कुछ है उसके लिए। खैर, उसने तो मना कर दिया ना। नहीं, काका से इस मामले में कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा।
दयाल काका अपनी घबराहट छुपाते हुए बोले, कुछ काम था क्या? विक्रम गुस्से में बोला, क्यों? बिना काम के नहीं आ सकता। दयाल काका बोले, मैंने ऐसा कब कहा? क्या बात है, तुम काफी गुस्से में लग रहे हो। विक्रम बोला, तो और क्या करूं? वैसे तो आप पूरा दिन 18-19 साल के लड़के की तरह घर में इधर से उधर और उधर से इधर घूमते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही विविधा घर में आती है, पता नहीं क्यों आपको अपने बूढ़े होने का एहसास हो जाता है। जब आपको पता है कि मेरी उस लड़की से जरा भी नहीं बनती है, तो क्यों भेजते हैं उसे मेरे रूम में? अगर आपको दिक्कत होती है तो मुझे बुला लिया कीजिए, या घर में और भी तो नौकर हैं, उन्हें कह दिया कीजिए। लेकिन नहीं, आप तो उस आफत की पुड़िया को ही मेरे पास भेजेंगे। वह तो हर वक्त तलवार ले घोड़े पर सवार रहती है कि मैं कब उसके सामने आऊं और वह मुझसे लड़े। दयाल काका हंस दिए, तुम भी कम लड़ाकू नहीं हो। अच्छा, अब हुआ क्या है? विक्रम बोला, मुझे सुना रही थी कि मैं किसी से ढंग से बात नहीं करता सिवाय आपको छोड़कर। दयाल काका मुंह बनाते हुए बोले, यह तो गलत बात की उसने। विक्रम यह सुन खुश हो गया, है ना? उसने गलत बोला ना? दयाल काका बोले, बिल्कुल गलत बोली। अरे तुम तो कई बार मुझे भी लपेटे में ले लेते हो। फिर कैसे कह सकती है वो कि तुम मुझसे प्यार से पेश आते हो हमेशा? विक्रम नाराज सा काका को देखने लगा। मैं भी पता नहीं किस पत्थर से सिर मार रहा हूँ। वह नाराज सा वहाँ से चला गया। दयाल काका बोले, अरे बेटा बात तो सुनो। लेकिन विक्रम रुका नहीं और कमरे से बाहर निकल गया। दयाल काका ने राहत की सांस ली और हंसते हुए बोले, चलो अच्छा हुआ विक्रम ने उनकी और ब्रजेश जी की बात नहीं सुनी। विक्रम तेज कदमों से वापस सीढ़ियों की तरफ जा रहा था कि उसे किचन में कुछ आवाज सुनाई दी। विक्रम ने गौर किया तो महसूस किया कि ये विविधा की आवाज थी। वो शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी। विक्रम को विविधा की कही सजा वाली बात याद आ गई। वह विविधा को डांटने के लिए किचन की तरफ चल दिया। किचन में पानी पीते हुए फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही विविधा ने जब सामने विक्रम को खुद को घूरते हुए पाया तो सोचने लगी कि लगता है यह पनिशमेंट वाली बात पर अभी तक मुंह फुलाकर घूम रहा है। हे भगवान, क्या करूं मैं? अब तो वह किचन से भी नहीं भाग सकती थी, क्योंकि बाहर जाने वाले रास्ते पर विक्रम जो खड़ा था। विविधा ने बाद में बात करने का बोल अपना फोन रख दिया और हिचकिचाते हुए किचन से बाहर की ओर चलने लगी। वह जैसे ही विक्रम के पास पहुंची कि विक्रम ने रास्ते में हाथ लगा, उसका रास्ता रोक दिया और गुस्से से बोला, क्या बोल रही थी तुम? मुझे सजा दोगी? मुझे मेरे स्टाफ के सामने मुर्गा बनाओगी? जरा सी ढील क्या दे दी तुम्हें? तुम तो मेरे सिर पर ही चढ़कर नाचने लगी हो। रुको, अभी खबर लेता हूँ तुम्हारी। विक्रम जैसे ही उसकी तरफ एक कदम बढ़ा कि विविधा रोने लगी। उसे रोता देख विक्रम दंग रह गया कि ये रो क्यों रही है। वह सोचने लगा कि कहीं किसी ने देख लिया तो सोचेगा कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? विविधा रोते हुए बोली, जब देखो मुझे डांटते रहते हो। कभी प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो उसी बात को पकड़कर बैठ गए और अब डरा धमका रहे हो। कह दिया तो कह दिया। मैं कौन सा तुम्हें सच में मुर्गा बना पूरे ऑफिस में कुकड़ू करवा रही हूँ? विक्रम हैरान परेशान सा बोला, हाँ तो तुम रो क्यों रही हो? मैंने ऐसा भी कुछ खास गुस्सा नहीं किया जो तुम ऐसे रो रही हो। विविधा अब जोर से रोने लगी। सिटिंग एरिया से गुजरते दो नौकरों ने उस ओर देखा। विविधा को ऐसे जोर जोर से रोते देख और विक्रम को उसके पास खड़े देखा तो समझने लगे कि जरूर विक्रम ने कुछ किया है जिसकी वजह से ये बेचारी रो रही है। विक्रम ने उनकी नजरों से उनकी सोच भांप ली। वह सोचने लगा कि आज ये लड़की बड़ी फजीयत कराएगी। इससे पहले बात और बिगड़े, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह जैसे ही विविधा को रोता छोड़ किचन से बाहर निकलने को हुआ कि सामने से आरुषि आ गई। उसने विविधा के रोने की आवाज सुन ली थी तो जल्दी से बोली, क्या हुआ मैम, आप रो क्यों रहे हो? विविधा सुबकते हुए बोली, तुम्हारे भाई मुझे बहुत जोर से डांट रहे हैं बिना वजह। यह सुन विक्रम चौंका। झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा क्या कहा कि तुम इतना नाटक कर रही हो?
विविधा यह सुन और तेज रोने लगी कि दयाल काका भी वहाँ आ पहुँचे। तो क्या वो ऐसे ही शौक से रो रही है? तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि लड़कियों से बड़े अदब से बात की जाती है। आरुषि भी विविधा की साइड लेने लगी। आप इतना क्यों डांटते रहते हो इन्हें? जब देखो लड़ते और परेशान करते रहते हो इन्हें। दयाल काका और आरुषि विक्रम की कोई बात सुने बिना उसे डांटने लगे। विविधा अब सभी से नजरें बचा मुस्कुराने लगी कि आज तो मजा आ गया। इस खड़ूस की ही क्लास लगवा दी मैंने, वो भी अपने ही सामने। बेचारे का कैसे मुंह उतर गया है। विविधा ने अब विक्रम की ओर देखा तो उसे खुद की ओर गुस्से से देखते हुए पाया। दरअसल विक्रम ने उसे मुस्कुराते हुए देख लिया और समझ गया था कि यह रोना धोना सिर्फ एक नाटक है। विविधा खुद के रंगे हाथों पकड़े जाने पर डर गई कि कहीं विक्रम अब सच में गुस्सा न कर बैठे। पर विक्रम के चुपचाप वहाँ से चले जाने से उसकी सोच गलत साबित हो गई। विक्रम अपने कमरे में आया और विविधा की शरारत याद कर सोचने लगा, ये लड़की तो ऐसी नौटंकी करने में भी माहिर है। हरकतों से तो ये दयाल काका की बेटी लगती है। रात को विविधा अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसकी नजरों के सामने बार बार विक्रम का वही मासूम सा चेहरा घूम रहा था, जिससे उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान तैर गई। अगले ही पल विक्रम की खुद से शादी करने वाली बात पर विविधा हंसने लगी। अकड़ की दुकान है पूरा। यह नहीं है कि कभी प्यार से भी बात कर लिया करें। शादी वाला मजाक सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। अच्छा हुआ कि मैं समझ गई कि वह मजाक कर रहा है, वरना अगर मैंने गलती से भी हाँ कर दी होती तो मेरी इज्जत का फालूदा बन जाता। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला